हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीक्षा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। आज का हमारा कौन सा टॉपिक है? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। चलो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। एन इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व दैट रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्बिनेशन। आपको पता है कि जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो एक कमोडिटी से नहीं होते, इसमें मोर देन वन कमोडिटी होती है। तो इंडिफरेंस कर्व में हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? टू कमोडिटीज़ है। क्या है हमारे पास? टू कमोडिटीज़। ठीक है। ऑफ अ गुड्स दैट गिव द सेम सेटिस्फैक्शन। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेम सेटिस्फैक्शन। इन डिफरेंस कर्व में क्या होता है कि हमें जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशन हम कुछ भी लेकर चल रहे हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, जितने भी हम टू कमोडिटीज़ से एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, उन सभी कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है? सेम सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है। क्या मिलता है? सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ हमारा इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व वो होती है जिसमें एक कंज्यूमर को जितने भी वो दो सेम कमोडिटी से जितने भी वो कॉम्बिनेशंस बना रहा है, उन कॉम्बिनेशन से जो उसको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है वो क्या है? सेम होता है। ठीक है। उसको हम अब क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है। चलो हम इसको बाय डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। ठीक है। कैसे बनती है हमारी इंडिफरेंस कर्व? चलो इंडिफरेंस कर्व जो हमारी होती है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है। कैसे होती है? देखो ये जो हमारी कर्व बनी हुई है इंडिफरेंस कर्व, ये क्या है? स्लोपिंग डाउनवर्ड कर्व बनी हुई है। ठीक है। हमने मान लो, देखो यहाँ पे हमने मैं कहा था जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उनसे हमें सेम सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है। देखो हम यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी एंड डी। 4 कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन, और हम यहाँ पे 2 कमोडिटीज़ लेकर चल रहे हैं। मैंने पहले कहा था ना कि यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व में 2 कमोडिटीज़ होती है। एक फूड लेकर चल रहे हैं और हम क्या लेके चल रहे हैं? क्लॉथिंग लेके चल रहे हैं। ठीक है। हमने एक क्या ली? क्लॉथिंग ले ली, और एक दूसरी आइटम क्या ले ली? हमने फूड ले ली। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन में हम कितने आर्टिकल कंज्यूम कर रहे हैं? इसके यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं क्लॉथिंग के 12 यूनिट्स। ठीक है। और फूड के कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं? 1 यूनिट। ठीक है। सेकेंड कॉम्बिनेशन में क्या है? हमने क्या किया कि हमें फूड आइटम ज़्यादा कंज्यूम करना है और इसलिए हमने क्लॉथिंग की डिमांड को कम कर दिया। तो हमने क्लॉथिंग की जो कंजम्पशन है वो 12 से कितनी ले आए? हम 6 ले आए। ठीक है। और जो फूड आर्टिकल है उसकी कंजम्पशन को हमने इंक्रीज़ कर दिया, 1 से हमने क्या कर दिया? 2 कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से हमने सी कॉम्बिनेशन पे क्या किया? हमने फूड को ज़्यादा कंज्यूम करना है और क्लॉथिंग को हम हम जो अपनी इनकम है वो क्लॉथिंग पर एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो हमारी कंजम्पशन है क्लॉथिंग की फिर डिक्रीज़ कर दी, 6 से क्या कर दी? हमने 4 कर दी। और फूड आइटम की जो कंजम्पशन है वो 2 से हमने क्या कर दी? 3 कर दी। ठीक है। सिमिलरली डी कॉम्बिनेशन पे क्या किया? हमने फिर से इसकी क्लॉथिंग की डिमांड को कम कर दिया, 4 से 3 कर दिया, और इसकी डिमांड को हमने क्या किया? इंक्रीज़ कर दिया। देखो अब यहाँ से हमें 4 कॉम्बिनेशंस बने हैं और चारों कॉम्बिनेशंस में हमने अलग अलग फूड और क्लॉथिंग आइटम्स को कंज्यूम किया है, लेकिन इन चारों कॉम्बिनेशन से हमें जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है वो क्या होगा? सेम सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है। चाहे वो फूड कम कंज्यूम करे, चाहे वो ज़्यादा करे, चाहे वो क्लॉथिंग कम कंज्यूम करे, चाहे ज़्यादा करे, इन सब से जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या होगा? हमारा सेम सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। क्या होगा? सेम सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा क्लियर होगा इंडिफरेंस कर्व, कि इस इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होती है जिस पर जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन कॉम्बिनेशन से जो हमें सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है वो क्या होता है? सेम सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। ठीक है। चलो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप इंडिफरेंस कर्व को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। वो है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप इंडिफरेंस कर्व को करना चाहते हो तो आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है।
फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो स्टॉप करके ये स्टडी मटेरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इन इकोनॉमिक्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ गुड दैट कंज्यूमर इज़ willing to consume compared to another good as long as the new good is equally satisfying, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि equally satisfying। तो अभी इन्होंने क्या कहा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो होता है जिसमें हम एक कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मतलब मान लो जैसे हमने फूड और क्लॉथिंग में लिया था कि हमने मतलब कि फूड के आइटम की कंजम्पशन इंक्रीज़ कर दी, गेन कर दी, और दूसरे की अगर हम एक की इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी सेकंड वाली जो कमोडिटी है उसकी कंजम्पशन को क्या कर रहे हैं हम, डिमिनिश कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम एक कमोडिटी की यूटिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसको वाई टेबल करते हैं पहले। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है कि X और Y में क्या है कि सबसे पहले Y वाला जो होता है वो ऊपर आएगा और X वाला नीचे आएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY इज़ इक्वल टू कि हम कितना ज़्यादा लॉस कर रहे हैं अपनी कमोडिटी, मतलब फूड आइटम Y में कितना डिक्रीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी X कमोडिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऐसे भी लिखा आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन YX क्या होता है, तो मैंने क्या कहा था कि जो पिछली वाली कमोडिटी है वो उसको हम आगे ऊपर लेकर चलेंगे, जो आगे वाली है उसको हम क्या करेंगे, नीचे लेकर चलेंगे, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको इसका मीनिंग आई गेस समझ आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हम इसको विद द टेबल एंड डायग्राम भी एक्सप्लेन करते हैं, आपको आई होप सारा समझ एंड क्लियर हो जाएगा विद टेबल एंड डायग्राम, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिए हैं ABCD, ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन लिए हैं और 2 फूड आइटम्स लिए हैं राइस एंड व्हीट, ठीक है, जिनसे हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बनाया है, ठीक है। हमने राइस की एज्यूम कर ली कि पहले हम A कॉम्बिनेशन में 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और व्हीट की 10 यूनिट, तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो हम B कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। तो B कॉम्बिनेशन में हमने राइस के कितने लिए 6, मतलब कितने इंक्रीज़ कर दिए, 1 आइटम इंक्रीज़ कर दिए, और इसकी में व्हीट में कितने डिक्रीज़ की है, हमने 3 आइटम डिक्रीज़ किया है। तो मैंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY में क्या बताया था, क्या होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ XY, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY पीछे वाला और डिवाइड बाय डेल्टा X, ठीक है, ये होता है हमारा। इसमें हमारा क्या होता है, डेल्टा Y डिवाइड बाय डेल्टा X होता है। तो अभी देखो इसमें हमने वही किया कि हमारी Y की आइटम कितनी डिक्रीज़ हो रही है 3, तो वो हमने पहले ले ली, और जो इंक्रीज़ हो रही है वो हमने बाद में ली, ठीक है। इसको हम रेशो में मैथमेटिकली फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अगर हमें पता है 1/2 है तो इसको हमने मैथ्स में पढ़ा कि इसको हम 1:2 भी लिख सकते हैं। वैसे ही हमारा ये 3/1 बनेगा, तो इसको हमने मैथ्स की फॉर्म में 3:1 में लिख लिया है, ठीक है। फिर से हमने देखा कि जो हमारी फूड आइटम है वो फिर से इंक्रीज़ हो रही है, राइस इंक्रीज़ हो रहा है, और ये कितना डिक्रीज़ हो रहा है, विद 2 डिक्रीज़ हो रहा है। पहले 3 नंबर से डिक्रीज़ हो रहा था, फिर 2 नंबर से, तो हमारी रेशो 2:1 बन गई। सिमिलरली ये हमारा 1 आइटम से इंक्रीज़ हो रहा है और ये 1 से डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा क्या हुआ, 1:1 बन गई, ठीक है। या होप आपको टेबल समझ में आ गया होगा, इसमें अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हमने लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम अपनी एक आइटम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक कमोडिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो सेकंड कमोडिटी है वो डेफिनेटली डिक्रीज़ तो कर रही है,
पर जो डिक्रीजिंग का रेट है वो क्या है, डिक्रीजिंग ही है। मतलब क्या है, पहले वो 3 आइटम के साथ 3 नंबर के साथ डिक्रीज़ कर रही थी, फिर वो कितने नंबर के साथ डिक्रीज़ कर रही थी, 2 नंबर्स के साथ डिक्रीज़ कर रही थी, फिर वो कितने नंबर के साथ डिक्रीज़ कर रही थी, 1 नंबर के साथ डिक्रीज़ कर रही थी। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा डिक्रीजिंग का नंबर है वो क्या है, कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, इस डिमिनिश होता जा रहा है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इस केस में क्या है, वो डिमिनिशिंग है। कौन सा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है, ये इसका रीज़न पता चल गया कि इसको हम डिमिनिशिंग क्यों कहते हैं। अब इसको हम विद डायग्राम समझते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी फूड आइटम्स ले लिया हमने, गुड एक्स गुड वाई, चाहे हम क्या ले लें, यहाँ पे हमने राइस ले लिया और वीट ले लिया। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। हमने वही मतलब कॉम्बिनेशन ले लिए, 4 कॉम्बिनेशंस ले लिए, और यहाँ पे हमने वैसे ही पहले वाला मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कोई रेशो नहीं था, फिर हमने 3:1 ले लिया, 2:1 ले लिया और 1:1 ले लिया। ठीक है, और इन सब से जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है वो क्या है, सेम सेटिस्फैक्शन लेवल। क्यों, क्योंकि हमने इंडिफरेंस कर्व में पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी हमारी कमोडिटीज़ है या कॉम्बिनेशंस है जो हम इंडिफरेंस कर्व पर ले रहे हैं, उन सब से जो हमें सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है वो क्या होता है, सेम सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। आई होप आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विद डायग्राम क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिफरेंस मैप। ठीक है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि जिसमें हम मोर देन वन, क्या है, मोर देन 1 हम आईसी कर्व ड्रॉ करते हैं एक फिगर में। हम मोर देन 1 आईसी कर्व मतलब इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। देखो इसमें हमने 3 आईसी कर्व ड्रॉ करके दिखाए हैं, जिसमें एक से ज़्यादा होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। चलो आगे हम इसके एजम्पशन पे चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, मतलब उसके एजम्पशंस क्या है, हम क्या क्या एज्यूम करके चलते हैं कि कौन कौन सी हमारी इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा रैशनैलिटी। ठीक है, रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है, समझदार। इंडिफरेंस कर्व में हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है, समझदार होता है। उसको पता है कि उसने अपनी जो लिमिटेड इनकम है, जो उसके पास मतलब उसकी इनकम है, उसको कहाँ पे स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है कि उसको क्या मिले, उस लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल मिल सके। क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। जो ऑर्डिनल और कार्डिनल यूटिलिटी का डिफरेंस है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। चलो आपको फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट बता देती हूँ कि ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है प्रेफरेंसेस। जैसे हम कुछ कमोडिटीज़, ठीक है, प्रेफरेंस देना, कुछ कमोडिटीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने लेज़ ले लिया। ठीक है, लेज़ में हमारे पास 3 कलर ले लिए, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, मान लो आपको रेड ज़्यादा टेस्टी लगता है, वो आपने फर्स्ट नंबर पर दे दिया। फिर आपको उसके बाद थोड़ा स्पाइसी ग्रीन अच्छा लगता है, उसको आपने सेकंड नंबर पर दे दिया। ग्रीन आपको ठीक ठीक लगता है तो आपने उसको थर्ड नंबर पर दे दिया। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हम प्रेफरेंस देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसमें हम प्रेफरेंस या रैंक देते हैं जो अपने कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, उस बेसिस पर उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने किया है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशंस का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान से समझो। ठीक है, पहले हम करते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी में क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 कमोडिटीज़ है, ए और बी, या फिर हम लेकर चलते हैं वैसे ही हमारे पास एक लेज़ है। ठीक है, और एक हमारे पास अंकल चिप्स है। 2 हमारे पास फूड पार्टिकल्स है। हमने कहा कि लेज़ अंकल चिप्स से ज़्यादा टेस्टी है। ठीक है, हमने कहा लेज़ अंकल चिप्स से ज़्यादा टेस्टी है,
ठीक है। तो उस केस में हमारी ये प्रेफरेंस आ गई लेज़ अंकल चिप्स से ज़्यादा है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम ये नहीं कह सकते कि अंकल चिप्स लेज़ से क्या है ज़्यादा अच्छे हैं। हम ये बात नहीं कह सकते कि अंकल चिप्स लेज़ से ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है। उसी तरह मतलब अगर ए बी से ज़्यादा अच्छा है तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये नहीं कह सकते कि बी ए से अच्छा होगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जो हमने फर्स्ट टाइम एक बात कह दी सेकंड टाइम पे वो बात नहीं कह सकते, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है। नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में जैसे हम एज्यूम करके चलते हैं हमारे पास ए बी सी 3 फूड आर्टिकल्स हैं, 3 कमोडिटीज़ हैं। अगर हमने कहा कि ए बी से हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, बी सी से अच्छा लगता है, तो मैथमेटिकली हमें पता है कि ए डेफिनेटली सी से क्या होगा, अच्छा होगा। इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं। वैसे हम इसको एक बार एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास लेज़ में 3 होते हैं, ग्रीन, रेड एंड येलो। हमने 3 मानकर चले हैं। ठीक है। हमने क्या कहा कि रेड ग्रीन से ज़्यादा अच्छा है, रेड ग्रीन से ज़्यादा अच्छा है, बट ग्रीन क्या है, येलो से ज़्यादा अच्छा है। तो उसी तरह से तो रेड डेफिनेटली येलो से क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। ये हम एज्यूम करके चलते हैं ट्रांजिटिविटी में कि हमें अगर ए कमोडिटी बी से ज़्यादा अच्छी लगती है तो डेफिनेटली बी, और बी सी से अच्छी लगती है तो डेफिनेटली ए सी से अच्छी ही होगी। ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन सैचुरेटी। नॉन सैचुरेटी का मतलब क्या है, सैचुरेटी का मतलब होता है सैचुरेशन पॉइंट, कि एक जो कंज्यूमर है वो कभी भी अपना सेटिस्फेक्शन लेवल या पॉइंट पे कभी भी रीच नहीं करता, सैचुरेशन पॉइंट पे कभी भी रीच नहीं करता। सैचुरेशन पॉइंट कह लो या सेटिस्फेक्शन पॉइंट कह दो। ठीक है। जैसे कंज्यूमर है वो जितने मर्जी फूड आइटम्स कंज्यूम करते जाए, कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है जो उससे उसको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है वो कभी भी मतलब फुलफ़िल नहीं होता। इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नॉन सैचुरेटी पॉइंट कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स नेगेटिवली और स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमने कहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप करता है और लेफ़्ट से राइट की तरफ स्लोप करता है। ठीक है। इसको हम कुछ एजम्पशंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्लोप पॉजिटिवली है। अगर स्लोप पॉजिटिवली कर रहा है तो अगर एक कमोडिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी कमोडिटी इंक्रीज़ कर रही है। पर हमने आईसी कर्व में क्या स्टडी किया है, आईसी कर्व में, कि अगर एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं मतलब उसकी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सेकंड कमोडिटी की जो कंजम्पशन है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। लेकिन इसमें दोनों केस में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये वाला केस हमारा नहीं हो सकता। ठीक है। तो आईसी कर्व पॉजिटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट केस में चलते हैं। हम लेकर चल रहे हैं कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर एक कमोडिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन हमने क्या कहा था कि एक इंक्रीज़ करेगी, दूसरी क्या करेगी, डिमिनिश करेगी। इसमें तो क्या, इस केस में क्या हो रहा है कि एक इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी कांस्टेंट है, तो ये वाला केस भी नहीं हो सकता। सिमिलरली थर्ड केस एज्यूम करते हैं कि वो जो आईसी कर्व है वो वर्टिकली है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें क्या है, एक्स क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, एक्स में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर वाई पार्टिकल इंक्रीज़ कर रहा है तो एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसमें भी इंडिफरेंस कर्व का रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो ये कर्व भी हमारी क्या है, आईसी कर्व नहीं हो सकती है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड हो रहा है। अगर एक फूड आइटम डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। और इसमें ये देखो जो पहले डिक्रीज़ हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है और दूसरी वाला डिक्रीज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या फॉलो हो रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है।
तो इसकी वजह से जो ये कर्व है वो हमारी कर्व कौन सी है, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व है, जो स्लोपिंग डाउनवर्ड हो रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, आपको आई होप ये वाला पॉइंट क्या है, क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइयर इंडिफरेंस कर्व, हाइयर सेटिस्फेक्शन लेवल। जितनी ज़्यादा हम इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे ही हमारी IC1 से IC2 की तरफ शिफ्ट हुए, जैसे हमारे इस पॉइंट पर इतना सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पर जाने पर हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। दोनों कमोडिटीज़ क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। उससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल और ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से क्या है कि जितनी ऊपर हम इंडिफरेंस कर्व जाते जाएंगे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होता जाएगा, हायर होता जाएगा। ठीक है, वैसे इसके ऑपोजिट केस में है कि अगर हम बैकवर्ड जाते जाएंगे, पीछे की तरफ जाते जाएंगे, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से समझे बच्चों को, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन, इसमें भी हम कुछ ना कुछ एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो किस शेप में है, कनकेव शेप में है, हम एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, इसमें हमने कॉम्बिनेशन बनाए, जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया, फिर ये वाला ले लिया। इसमें थोड़ा इंक्रीज़ नहीं किया हुआ डायग्राम में, मैं आपको इंक्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, देखो इन केसेस में क्या है, एक कमोडिटी डिक्रीज़ कर रही है, एक इंक्रीज़ कर रही है, फिर डिक्रीज़ कर रही है, फिर इंक्रीज़ कर रही है, फिर डिक्रीज़ कर रही है, फिर इंक्रीज़ कर रही है। तो इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, पहले जो डिमिनिशिंग का रेट है वो क्या था, कम था। ठीक है, फिर क्या हो गया, इंक्रीज़ होने लगा, फिर इंक्रीज़ होने लगा। तो हमने क्या कहा था कि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या होना चाहिए, डिमिनिशिंग होना चाहिए। कि जो डिमिनिशिंग रेट है वो पहले ज़्यादा होना चाहिए, फिर कम, फिर कम। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि पहले वो कम डिक्रीज़ हो रहा था, फिर फूड आइटम फिर और ज़्यादा डिक्रीज़ होने लगा, फिर और भी ज़्यादा डिक्रीज़ होने लगा, और हमारी एक कमोडिटी इंक्रीज़ हो रही है। इस केस में जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या है, इंक्रीजिंग। कौन सा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इसमें इंक्रीजिंग है, जिसकी वजह से ये वाली शेप क्या है, आईसी कर्व नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि वो जो आईसी कर्व है उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉलो होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में इंक्रीजिंग हो रहा है। नेक्स्ट हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इस केस में हमने वैसे ज्वाइन कर लिया, इसमें एक फूड आइटम डिक्रीज़ हो रहा है, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का रेट है वो क्या है, सेम है। मतलब जितना पहले डिक्रीज़ हो रहा था फिर उतना ही बाद में डिक्रीज़ हो रहा है। तो वो क्या आ रहा है, रेट कांस्टेंट आ रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉलो हो रहा है। लेकिन कौन सा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉलो हो रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, सेम लेवल डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से ये वाला फॉलो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसमें डिमिनिशिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये कन्वेक्स शेप में है, ऊपर से लेफ़्ट टू राइट स्लोपिंग डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने वैसे ही ज्वाइन कर लिया पॉइंट्स को। देखो पहले ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा और इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, फिर थोड़ा कम डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर बिल्कुल ही कम डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, डिमिनिशिंग। इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से ये वाली कर्व हमारी सही है जो कन्वेक्स शेप में है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। इंडिफरेंस कर्व आर कैन नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दैट वन इंडिफरेंस कर्व पासिस थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑन इन इंडिफरेंस मैप। ठीक है, इसमें उसने क्या किया है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को ना ही टच कर सकती है और ना ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं। पहले हम इंटरसेक्शन का पॉइंट देखते हैं। ठीक है, मान लो एक इंडिफरेंस कर्व हमारी ये है और दूसरी इंडिफरेंस कर्व हमारी ये है। ठीक है,
पहले हम फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व लेकर चलते हैं। फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, इस वाली इंडिफरेंस कर्व पर ए पॉइंट आ रहा है, सी पॉइंट आ रहा है। हमने क्या एज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी हमारे सेट पॉइंट्स आते हैं, कॉम्बिनेशन आते हैं, उनसे हमें जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है वो सेम होता है, तो ए इज इक्वल टू सी के इक्वल होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे मूव करते हैं, दिस वन इंडिफरेंस कर्व 2 पे। ठीक है, तो इसमें हमारे जो पॉइंट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, बी और सी पॉइंट है। उसी रूल के अकॉर्डिंग हमारा सेम कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फैक्शन लेवल ये होगा। ठीक है, अभी हमने मैथ्स में रूल पढ़ा कि अगर ए सी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो डेफिनेटली ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी हम डायग्राम में देखते हैं, ए पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, बी पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। दोनों क्या है, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे, पर दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, सेम नहीं है। तो इस वजह से ये वाली कंडीशन क्या है, फॉलो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वाली मैथमेटिकली टर्म क्या है, रॉन्ग प्रूव होती है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली हम क्या है, टच वाला केस देखते हैं कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसी में भी देखो वैसे ही होगा, हमारा इस इंडिफरेंस कर्व पर गए ए सी के इक्वल है, दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर गए बी सी के इक्वल है। अगर ये दोनों सी के इक्वल है तो ए और बी इक्वल होंगे, बट दोनों अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे है, दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल डिफरेंट है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से ये वाला हमारा इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स आर नॉट नेसेसरली टू पैरेलल टू ईच अदर। ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल ही हो। जैसे हमारी ये कर्व बनी है वैसे ही हमारी दूसरी कर्व बने, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व हमारी ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच ईदर एक्सिस, किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकती। ठीक है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो एक कमोडिटी कितनी कंज्यूम कर रही है, एक्स की कमोडिटी को कितना कंज्यूम कर रही है, ओ एम, एक कमोडिटी एक्स कमोडिटी इतना कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो वाई कमोडिटी की कंजम्पशन है वो क्या है, जीरो है। दूसरी कमोडिटी की कंजम्पशन क्या है, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, हम एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरी कमोडिटी कंज्यूम ही नहीं कर रहे। तो किसकी बात हो रही है, एक कमोडिटी की बात हो रही है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में क्या कहा था कि हमारे पास 2 कमोडिटी होंगी, जिसमें एक का इंक्रीज़ होगा और दूसरे का डिक्रीज़ होगा। मतलब दोनों की कंजम्पशन होगी ही होगी, लेकिन इस केस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं जो इंडिफरेंस कर्व है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसमें हम वाई कमोडिटी को कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ओ एल कमोडिटी यू कंज्यूम कर रहे हैं, और जो हमारी एक्स कमोडिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस उसी तरह से हम 1 कमोडिटी की बात कर रहे हैं, इस केस में भी हम क्या कर रहे हैं, 1 कमोडिटी की बात कर रहे हैं। दोनों की कंजम्पशन इक्वली नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से क्या है, ये वाली केस भी फॉलो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ना ही एक्स एक्सिस को टच कर सकती है और ना ही वाई एक्सिस को टच कर सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। ये हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ थी, और आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब क्लियर हो गया होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको सारे कमेंट्स जो भी डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारा कंटेंट पंजाबी लैंग्वेज में चाहिए और पंजाबी लैंग्वेज में ही आपको समझना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको ये वीडियो पंजाबी लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द वॉचिंग।